नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर में। हमारा जो टॉपिक था प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन की एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है भाई, जिसमें कि मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। मीन्स उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो टाइप्स है, उसके टाइप्स में ही आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो भी हम आज वो डिस्कस करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट का आज यूज होने वाला है। वैसे तो मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा उन चीज़ों को जो भी आएंगी बार बार, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है पहले जाकर वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको आज वाला जो रूल्स होंगे वो आपको इजीली से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज प्रोनाउन में अपने जो रूल्स रहेंगे। ठीक है ना, जितने भी रूल रहेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ही करवाऊंगा। ठीक है ना, क्या होगा, आपके कुछ ही रूल होंगे। जैसे जैसे वन बाय वन करके हम क्या कर लेंगे, प्रोनाउन के जितने भी रूल्स बनेंगे आपके डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के रूल्स को प्रोनाउन में। अब प्रोनाउन के अंदर देखिए, रूल नंबर फर्स्ट आता है आपका, ये क्या रहेगा इसमें, रूल नंबर 123। और क्या है, रूल नंबर 231। इसको समझना भी, क्या लिखा मैंने, 123 231। अब समझते क्या है अभी, इससे क्या समझोगे आप। देखिए, यदि आप वो वीडियो देखते हैं ना, आप इन चीजों को ऑटोमेटिक आसानी से समझ लोगे। वन का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो ये समझ लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। ऐसे ही इसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या चलानी है अभी, अपनी सीरीज चलानी है। मीन्स इन रूल्स का यूज करना कैसे है अभी, जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। कहने का मतलब देखिए, रूल नंबर 123 वहां यूज होता है जहां क्या दर्शाया गया हो भी, कोई गलती यानी मिस्टेक हो भी, कोई फॉल्ट यानी कोई दोष दिखाया गया हो, या फिर कोई भी नेगेटिविटी दिखे भाई आपको, इस टाइप से वहां हम किस रूल का यूज करते हैं भाई, आप बोलना रूल नंबर 123 का। ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम विद एग्जांपल्स के इनको समझेंगे कि भाई कैसे इनका यूज किया जाता है। पहले तो आप ये बेसिक चीजें हैं उनको समझ लो। अब बात करेंगे कि रूल नंबर 231 कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसी का अपोजिट होगा जहां कोई गलती या दोष न दिखाया गया हो। क्या न दिखाया गया हो, जहां कोई गलती यानी मिस्टेक या कोई फॉल्ट या कोई दोष न दिखाया गया हो, वहां कौन सा रूल यूज करते हैं, आप बोलोगे रूल नंबर 231। ये तो मैंने लिखवा दिया अभी, बट होगा कैसे इनका रूल का यूज, अब मैं एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके सामने एग्जांपल्स। अब जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यू, ही एंड आई आर पेरेंट्स, या फिर पार्टनर्स, समथिंग जो भी दे रखा है यहाँ पे। यू, ही एंड आई, क्या लिख दिया मैंने, पार्टनर्स, ये लिखा है एग्जाम्पल। अब पहले तो चेक करना है, इस टाइप से आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। अब आप क्या चेक करोगे कि भाई कहीं कोई गलती या कोई दोष तो नहीं, जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा। अब आप देखते हो तो बिल्कुल नॉर्मल है, ना कोई गलती है ना कोई दोष है। तो आप क्या बोलोगे, तो इसके अंदर हमारा कौन सा रूल यूज होगा, तो आप बोल देना रूल नंबर 231 यूज होगा। क्या होगा, रूल नंबर 231 यूज होगा। मीन्स पहले सेकंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को, और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं भी। ये मैंने आपको पहली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कि भी पर्सन आपके कौन कौन से हैं, कौन सा आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, कौन सा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना, कौन सा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था भाई पहले जाकर वो चीज देखिए, तो आपको ये चीजें इजिली से समझ में आएंगी। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको पर्सन रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, फर्स्ट पर्सन होते हैं अभी हमारे पास आई, माई, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन होता है मेरे पास यू, यूर, यू। और थर्ड पर्सन होता है मेरे पास ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट्स, इट्स। और किसी का भी नाम आ जाए वो हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। अब देखो, यहाँ पे हम चेक करते हैं यू कौन सा पर्सन है, तो यदि आपको याद हो तो ये आप बोलोगे सेकंड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे थर्ड पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन है। यानी रूल नंबर 231 क्या कर रहा है अभी, जब कोई दोष या गलती ना बताया जाए तो हमको ये रूल यूज करना था। ऑलरेडी इस रूल का यूज किया गया है, मतलब ये चीज यदि यहाँ होती और ये चीज यहाँ होती तब हम बोल सकते थे ये चीज गलत है। बट यहाँ पे कोई दोष ना कोई गलती होने के बावजूद ऑलरेडी ये करेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या होगा,
हमारे पास ये एग्जाम्पल सही होगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, उनसे और क्लियर हो जाएगी आपको ये चीजें। मैं लिखता हूं ही एंड आई पार्टनर्स। अब देखिए भाई, इसको समझने से पहले ना तो आपको ये चीज भी याद रखने हैं। एक तो आपका डायरेक्ट ये चीज दे देगा रूल नंबर 123, क्लियर। आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, 12 की फॉर्म में दे सकता है, 23 की फॉर्म में दे सकता है, या फिर 13 की फॉर्म भी हो सकती है। 12, 23 या 13 इस टाइप से ये भी आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, केवल और केवल वो 2% का ही यूज कर देता है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 23, 31 या 21 के रूल में भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 23, 31 या 21 के रूल में इसको यूज करेंगे। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, जो ये दे रखा है आपको, ही एंड आई आर पार्टनर्स। क्या लिखा है, ही एंड आई पार्टनर्स, लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या था भाई, अब की बार तो 3 थे भाई, हमने पहचान कर ली। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज जरूर चेक करनी है, कोई गलती या दोष तो नहीं है। गलती या दोष नहीं है, और पर्सन हमारे पास देखो केवल और केवल कितने हैं, 2 ही पर्सन है। तो हमको इतना जरूर पता है, या तो हमारे पास 2 पर्सन है, 23 वाला लगेगा, 31 वाला लगेगा, या 21 वाला लगेगा। यदि इनके अलावा कुछ और लग रहा हो तो आप बोल दोगे कि ये हमारे पास गलत होगा, और पूछ ले सही कैसे बनेगा, तो आप करके बता दोगे अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पे देखो, ही कौन सा पर्सन था, आप जब याद करोगे तो ये मिलेगा आपको 3rd पर्सन। आई कौन सा था, आप बोलोगे 1st पर्सन, यानी 31 वाला रूल, और इसके अंदर है 31 वाला, आप बोलोगे भी है। तो इसका मतलब हमारे जो सेंटेंस है क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। अब जैसे कि और एग्जांपल लेता हूं मैं, और क्लियर हो गया आपको ये चीजें। आई, यू एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। आई, यू एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब यहाँ पे आ जाओ भी इस रूल पे। अभी देखो, हम क्या दिया है, 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, इस टाइप से दिया है। बट मैंने क्या बोला है, जब आप 123 या 231 को चेक रूल अप्लाई करोगे भाई किसी भी सेंटेंस में या एग्जांपल में, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अभी मैंने क्या लिखा था, कोई गलती, कोई दोष, कोई नेगेटिविटी दिखाई दे, आपको कौन सा रूल अप्लाई करना था, 123 था। अब यहाँ सेंटेंस को पढ़ो भाई, यानी एग्जांपल को पढ़ो पहले। तो यहाँ लिखा, आई, यू एंड सी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस लॉस, यानी आपको यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी तो दिखाई दे रही है ना, गलती दिखाई दे रही होगी, या कोई दोष दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ रूल नंबर 231 नहीं आएगा, आएगा हमारे पास रूल नंबर 123। यदि 2% है तो ये 12 आएगा, या 23 आएगा, या फिर 13 आएगा। बट हमको 3 दे रखे हैं, तो यानी रूल कौन सा अप्लाई होगा, ये होगा। यदि इसके अलावा कुछ दे रखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सही हम इस तरीके से करेंगे उसको। तो यहाँ क्या दिया गिवन आपको, आई, यू एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। आई कौन सा पर्सन था, जब आप याद करते हो तो 1st पर्सन है, यू 2nd पर्सन है, और सी 3rd पर्सन है। और गलती, दोष या फिर नेगेटिविटी के लिए हम 123 का रूल का यूज करते हैं, और यहाँ आपका 123 वाला ही रूल अप्लाई है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है बिल्कुल करेक्ट है। क्या है अभी, बिल्कुल करेक्ट है। मान लिया यहाँ सी दे देता अभी, और यहाँ यू लिख देता, तो फर्दर ये क्या हो जाता, हमारे पास गलत हो जाता ना। तो गलत हो जाता, तो सही कैसे करते उसको, 1, 2, 3, यानी 123 रूल के अकॉर्डिंग उसको ठीक करना था। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो गई ये चीजें। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यू एंड सी स्पॉइल्ड द पार्टी, सी स्पॉइल्ड द पार्टी, ये लिखा भी मैंने आपके सामने। क्या लिखा, यू एंड सी स्पॉइल्ड द पार्टी। नेगेटिविटी दिखाई दे रही है ना, आप क्या बोलोगे, यस। क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब करना, ठीक है, नहीं पता हो आपको कि भाई उसने क्या कर दिया, भी उसने पार्टी को खराब कर दिया, अभी स्पॉइल कर दिया। अब ये आ गया अभी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर्सन कितने हैं, आप बोलोगे पर्सन हमारे पास 2 है। तो 2 पर्सन है, तो हमको इतना पता है, या तो इसके अंदर क्या होगा, रूल नंबर 12 लगेगा, या 23 लगेगा, या 13। और इनके अलावा कुछ दे रखा तो वो क्या होगा, आप बोलोगे ऐसा करना गलत होगा, या फिर वो हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा गलत रहेगा। अब यहाँ देखते हैं हम, यू कौन सा पर्सन था,
आप बोलोगे सेकंड पर्सन था। सी कौन सा पर्सन था, आप बोलोगे ये हमारे पास थर्ड पर्सन था। मीन्स रूल नंबर 23 यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे अप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास सब्जेक्ट। तो भाई इस तरीके से आपको रूल नंबर 123 और रूल नंबर 231 का यूज करना है। मैं एक बार इसको रिपीट करवा देता हूँ। गलती, दोष या नेगेटिविटी दिखे तो 123 लगाओ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां कोई गलती, दोष या नेगेटिविटी ना दिखाई दे वहां आप 231 का रूल का यूज करोगे, या 2% है तो 23, 31 या 21 की फॉर्म में चलेगा। तो इस तरीके से वो किसी भी टाइप का दे दो, बस आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए पढ़ने वाली। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं भी इसमें हम सेकंड रूल की तरफ। अब सेकंड रूल क्या रहेगा हमारे पास, देखिए एक तो होती है, अभी आपने सुना होगा मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और एक होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। अभी आपको यहाँ पे फोकस करना है, यदि आपको मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब कहीं भी दिखाई दे, भी क्या दिखाई दे, मैन वर्ब कहीं भी दिखाई दे, तो इससे पहले हम नॉमिनेटिव केस किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है, या फिर इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। किससे पहले, आप बोलोगे मैन वर्ब से पहले। बट क्या है, मैन वर्ब के बाद किसका यूज करते हैं हम, हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है आपको। क्लियर दोस्तों? अभी देखिए आप पूछोगे भी ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या आ गया। देखिए जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी कम समझ में आए। मैंने उसमें ऑलरेडी बताया है फर्स्ट वाली वीडियो में भी, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस जिनका यूज हम शुरुआत में करते हैं, इसमें क्या आता है आपका, जैसे कि आई आ गया भैया, वी आ गया आपके पास, यू आ गया भाई, आपका ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे हो गया। इनका यूज एज अ सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव के रूप में किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे आई का आपका मी हो जाएगा भाई आपके पास, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है भाई। अच्छा देन मैं आगे बात करूँ, ही का हिम होगा भाई, सी का हर, दे का क्या हो जाएगा आपके पास, देन इट का इट ही रहेगा भाई। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको ये बात याद रखनी है, मैन वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव ही यूज होता है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव ही होगा। कहने का मतलब, जैसे कि मैं कोई मैन वर्ब यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा गो, ठीक है ना, ये मैन वर्ब्स होती है, अभी पढ़ी होगी ना 9th-10th क्लास में, 8th क्लास से ही स्टार्टिंग हो जाती है इनकी। गो, गो एक आपकी मैन वर्ब है, जबकि ये इज एम आर हो गया आपका, हैज हैव हो गया, कोई भी मॉडल हो गया, ये आपकी एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब होती है। और जिनका यूज हम क्या करते हैं, जैसे गोइंग हो गया समथिंग, ऐसे लगा कर करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है मैन वर्ब्स। जिस किसी को नहीं पता होगा तो शायद आज पता चल गया होगी। अब जैसे मैंने लिखा गो, अभी इसके आगे मैं लिख देता हूँ समथिंग इस टाइप से, कुछ भी एग्जांपल दे रखा हो, बस आपको तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ हर, और यहाँ लिख देता हूँ भाई इसके बाद सी। क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हर लिख दिया और यहाँ पे सी। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये हमारे पास क्या है, आप बोलोगे मैन वर्ब है। मैन वर्ब है, और मैन वर्ब से रिलेटेड रूल मैंने आपको बताया, पहले सब्जेक्टिव आता है। यहाँ सी आपका तो सब्जेक्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये क्या लिख रखा है, बिल्कुल गलत लिख रखा है। तो सही कैसे बनेगा, जो मैन वर्ब होगी ना वो, इसके पहले सब्जेक्टिव केस यूज करो और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इस तरीके से हमको समथिंग कुछ चीज लिखनी है, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, या फिर कोई बुक्स हो उससे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या जांच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। आपको हमेशा मैन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस ही दिखेगा और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस दिखेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई है। ये तभी आपके पास रूल नंबर 2 है। अब चलते हैं भाई इसमें रूल नंबर 3 की तरफ। अब रूल नंबर 3 क्या रहेगा इसके अंदर अपना, एक वर्ड होता है हमारे पास एज, और एक वर्ड होता है हमारे पास देन।
ये दो वर्ड लिखवाए मैंने एज और देन, इसमें याद रखना इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव या फिर इसका दूसरा नाम लिखूं मैं नोमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। अभी किसका यूज किया जाता है? अभी नोमिनेटिव केस का यूज करना है आपको। बात क्लियर? प्लीज आप पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए, जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है अभी आपको, देन आफ्टर ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। क्या करना है हमको? एज या देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का यूज करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, इससे कि आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं लिखता हूं जैसे कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज मी। मान ली ये दे दिया आपको एग्जांपल। क्लियर दोस्तों? अब आपको चेक करना है, अपने प्रोनाउन वाले रूल पे जाना है। हमने पढ़ रखा है एज या देन के बाद क्या आना है, आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस आना है। अब यहाँ पे देखो एज या देन में से किसका यूज किया गया है, आप बोलोगे हमारे पास एज का यूज किया गया है। बट क्या है यहाँ पे एज या देन के बाद किसका यूज कर रहा है ये, आप बोलोगे आई के ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहा है अभी। बट आना क्या चाहिए था? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मी करना बिल्कुल गलत होगा। इसका सब्जेक्टिव केस आएगा क्या? आई। यानी इसका सही क्या बनेगा? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई आएगा। या फर्दर देन होता तो हम यहाँ पे क्या करते, तब भी सब्जेक्टिव ही केस यूज करते। तो ये था भाई हमारे पास रूल नंबर 3। तो आपको ये डायरेक्ट याद करना है, एज या देन के बाद सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। अब चलते हैं भाई इसमें हम नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या होगा हमारे पास? रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या है भाई? आपको कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूं भाई, वो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। जो मैं वर्ड्स लिखवाऊंगा हमें से याद रखना, इनके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये वर्ड क्या है? कहीं भी आपको लेट दिखता है, कहीं भी आपको क्या दिखे भाई, यहां पे ले लो भाई, बिटवीन ले लो, कहीं भी आपको क्या वर्ड दिखे भाई, बट वर्ड दिखे, या कहीं भी आपको एक्सेप्ट वर्ड दिखे भी, या कोई प्रीपोजिशन दिखे भी। ठीक है, वैसे प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी हम आगे जाके करेंगे। प्रीपोजिशन दिखे, क्या लिखवाया मैंने? जहां भी आपको लेट दिखे, बिटवीन दिखे, बट या बट एक्सेप्ट या कोई प्रीपोजिशन दिखे, इनके बाद हमेशा क्या यूज होगा, याद रखना, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने, यहां है मेरे पास, लेट यू एंड मी आई गो, इस टाइप से लिख लो ये, लेट यू एंड आई गो। एक एग्जाम्पल ये लिखा, और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके सामने, राम लाफ्ड एट आई एंड हर। राम लाफ्ड एट आई एंड हर। अब देखो ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिए, दो एग्जांपल लिखे भाई। इसमें एक आपका लाइक और कर लेना भी, ठीक है ना। लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट या प्रीपोजिशन, इनके बाद क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव केस बोला। अब आते हैं हम, यहाँ पे क्या आया है, आप बोलोगे लेट आया है। लेट मैंने लिखवा रखा है ना आपको, आप बोलोगे यस। तो इसके बाद क्या आना चाहिए आपका? ऑब्जेक्टिव केस। अब यू है, देखिए यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। जैसे यू, यूअर, यू, सब्जेक्टिव भी यही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, बट हम इस पे आते हैं, आई पे। आई क्या होता है? आप जब रीड करोगे पर्सन्स को तो उसमें आपको ये सब्जेक्टिव केस मिलेगा, लेकिन लेट के बाद आना क्या चाहिए था? आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, माई, मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, बट दे क्या रखा है यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस दे रखा है। मीन्स यहाँ पे आई ना करके क्या आना चाहिए आपका? मी। तो सही क्या रहेगा इसका? लेट यू एंड मी गो। क्लियर? देन हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, राम लाफ्ड एट। अब देखो एट क्या थी, आपको पता होगा
एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ओवर हो गया, ठीक है ना, थ्रू हो गया, इस टाइप से ये हमारी प्रीपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीपोजिशन कहलाती है। प्रीपोजिशन करेंगे तब मैं इनको डिटेल से समझाऊंगा कि भाई कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एट क्या था, मैंने लिखवा रखा ना, कोई प्रीपोजिशन दिखे क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। बट यहाँ पे फिर क्या है आपका, आई आया। आई क्या था आपका, आप बोलोगे शुरू में यूज किया जाता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, बट आना क्या चाहिए अभी अकॉर्डिंग टू रूल, आना आपका ऑब्जेक्टिव केस मीन्स क्या आएगा आपके पास, मी आएगा। ठीक है, तो आई के स्थान पर क्या रहेगा आपका, मी। और यहाँ क्या दे रखा आपको, हर दे रखा है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ये तो आपका ठीक ही है, बस हमको किसको ठीक करना था, इसको, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना था अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपने सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। तो ये था भाई हमारे पास प्रोनाउन में रूल नंबर 4। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट रूल की ओर। अभी नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या रहेगा इसमें आपका, यदि आपको देखिए सेंटेंस इट से शुरू मिलता है और यहाँ पे क्या दे रखा हो आपको, बी की कोई फॉर्म दे रखी होगी, बी की कोई फॉर्म दे रखी हो, दे रखी हो, तो हम क्या करना है अभी, हमेशा जब इट प्लस में बी की कोई फॉर्म हो तो इसके बाद, तो इट प्लस में बी के बाद यानी इसके बाद हमेशा क्या यूज करोगे आप, याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। क्या दे रखो, इट प्लस में बी और इसके बाद कोई फॉर्म दे रखी हो तो इनके बाद क्या होगा आपका, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। अभी आप पूछोगे भाई ये बी की फॉर्म क्या होती है, ठीक है, यदि आपने फॉर्म पढ़ी हो ना उससे आप रीड भी कर सकते हो, वहां बी की आपको दो फॉर्म मिल सकते हैं। एक बी की फॉर्म होती है इज, और ये तो होती है प्रेजेंट में बी की फॉर्म, और एक होती है वाज, ये होती है बी की फॉर्म पास्ट के अंदर। तो क्या होती है बी की फॉर्म, इज या वाज। कहने का मतलब आपको इट और इसके बाद इज या फिर बाद में से एक दिखता है और बाद में समथिंग कुछ दे रखा है, ठीक है ना, समथिंग का मतलब कोई प्रोनाउन दे रखा, तो वहां प्रोनाउन के रूप में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है ना। जो मैंने बताया था आपको पर्सन में लास्ट मतलब थर्ड नंबर की जो तालिका थी आपकी, वो थी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वाला जो कॉलम था। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको गलत लिखवा दिया, यहाँ पे आएगा आपके पास सब्जेक्टिव केस गिवन है, इन्होंने क्या यूज करना है, सॉरी, इसके लिए आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भाई मैं एग्जांपल देके इन चीजों को क्लियर करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, इट इज ब्लैंक समथिंग, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल। और मैं आपको ब्लैंक में मतलब ऑप्शन देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या भरेंगे। ऑप्शन है आपके पास सी आएगा या फिर हर आएगा, इनमें से आपको इस ब्लैंक में एक ऑप्शन फिल करना है। क्लियर, अभी आपको क्या करना है, अपने रूल की तरफ जाना है, इसका रिवीजन करना है। मैंने क्या लिखवाया आपको, इट प्लस में बी की कोई फॉर्म दे रखो, इज या वाज, तो हम किस केस का यूज करेंगे, आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे आइए, तो मुझको बताइए सी सब्जेक्टिव केस है या फिर हर सब्जेक्टिव केस है, तब आप क्या बोलोगे, सी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। इसलिए यहाँ आपको क्या गिवन है, इट है, ये बी की फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, यानी इट इज सी हु इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं कि आप यहाँ पे हर यूज करोगे जो मैंने गलती से लिखवा दिया था आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से भाई आपको अपने रूल्स रिवाइज होने चाहिए, ठीक है ना। आप कोई भी बुक्स लेकर उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो इन रूल्स की, लेकिन मेरी मानना तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। जैसे हमारे प्रोनाउंस के रूल्स कंप्लीट होंगे, लास्ट में हम इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे भाई, जिससे ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएगी भाई, आप आसानी से किसी भी प्रकार के एरर की पहचान कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में प्रोनाउन के हमने कुल मिलाकर 5 रूल डिस्कस किए हैं, और रूल्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।